आप सुनने जा रहे हैं खुशवंत सिंह की लिखी कहानी एक औरत की तस्वीर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मेरी दादी माँ और सभी दादियों की तरह बूढ़ी थी। मैं 20 साल से उनकी ऐसी ही झुर्रीदार बूढ़ी काया देख रहा था। लोग कहते थे कि वह भी कभी युवती और सुंदर थी और उनका पति भी था। इस बात पर विश्वास करना कठिन था। मेरे दादा का चित्र बाहर के बड़े कमरे में दीवार पर लगा था। वे ढीले ढाले कपड़े पहनते थे और सर पर पगड़ी बांधते थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी सीने के नीचे तक फैली हुई थी और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। वे ऐसे नहीं लगते थे कि जिनकी एक पत्नी और कई बच्चे भी थे। वे तो ऐसे लगते थे कि उनकी कई सारी पत्नियां और ढेर सारे पोती पोतियां भी हो सकते थे। और दादी के बारे में ये विचार कि वह कभी सुंदर और जवान भी रही होंगी एकदम गलत लगता था। वह हमें ये बताती थी कि वह बचपन में क्या खेला करती थी और उनके ये विचार हमें बहुत ही बेहुदा और भौंडे लगते थे। और हम ये बातें उनके सुनाई देवी देवताओं और मसीहों की कहानियों की तरह सुनकर भूल जाते थे। उनका कद हमेशा से छोटा था, उनका शरीर मोटा था और उनकी कमर झुकी झुकी सी रहती थी। उनके चेहरे पर एक दूसरे को काटती हुई बहुत सी झुर्रियां थी जो हर जगह से निकलकर किसी और जगह दौड़ती हुई नजर आती थी। हमारा तो ये मानना था कि वह हमेशा से ऐसी ही थी। वह बूढ़ी थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। वह इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि और बूढ़ी भी नहीं हो सकती थी। वह पिछले 20 साल से ऐसी ही बनी रही थी। वह सुंदर तो नहीं लेकिन अच्छी जरूर लगती थी। वह सफेद झक कपड़े पहनकर घर में हल्के हल्के लंगड़ा कर घूमती रहती थी। एक हाथ कमर पर संतुलन बनाए रखने के लिए था और दूसरे हाथ में हमेशा एक माला होती जिससे वह हमेशा जाप करती रहती। उनके बाल चांदी की तरह चमकते थे। टेढ़े मेढ़े चेहरों पर बेतरतीब फैले रहते और वह होठों से हमेशा भजन बुदबुदाती रहती। हाँ, वो बहुत अच्छी लगती थी। वह पहाड़ों पर सर्दी के दृश्य की तरह थी, चारों तरफ सफेद बर्फ से ढकी, जो शांति और संतोष की भावना जगाती हैं। दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता जब शहर रहने के लिए गए तब मुझे उनके पास छोड़ गए थे और हम हमेशा साथ रहते थे। वह सवेरे मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। मुझे नहलाती धुलाती और कपड़े पहनाते समय वह मीठी आवाज में प्रार्थना इस तरह गुनगुनाती रहती जिससे कि वह मुझे याद हो जाए। मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं उसे सुनता रहता था, लेकिन मैंने कभी याद करने की जहमत मोल नहीं ली। फिर वह मेरी लकड़ी की पट्टी लाती जिसे उन्होंने पहले ही साफ करके और खड़िया से पोत कर रखा होता और सरकंडे की कलम और मिट्टी का बुदका सब एक थैली में रखकर मुझे पकड़ा देती। इसके बाद हम शाम की रखी बासी रोटी पर जरा सा घी और शक्कर चुपड़ कर नाश्ता करते और स्कूल की तरफ चल पड़ते। वह कुछ और बासी रोटियां अपने साथ रख लेती जिन्हें वह रास्ते के कुत्तों को खिलाती हुई चलती। दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि वह गुरुद्वारे का एक हिस्सा था। पुजारी हमें वर्णमाला और सवेरे की प्रार्थना सिखाते थे। हम बच्चे वरांडे में दोनों तरफ कतार बनाकर बैठ जाते और गाने के स्वर में वर्णमाला और प्रार्थना दोहराते रहते और दादी माँ भीतर जाकर ग्रंथ साहब का पाठ करती। जब दोनों का काम पूरा हो जाता तब हम एक साथ घर वापस लौटते। इस दफा गांव के कुत्ते गुरुद्वारे के दरवाजे पर हमें मिलते। वे हमारे पीछे चलते। दादी माँ द्वारा फेंकी जाने वाली रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते घर तक पहुंच जाते। जब मेरे माता पिता शहर में आराम से रहने लगे तब उन्होंने मुझे बुला लिया। अब हमारी घनिष्ठता खत्म हो गई। दादी माँ का मेरे साथ स्कूल आना जाना भी बंद हो गया। अब मैं बस से अंग्रेजी स्कूल जाने लगा। यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे
इसलिए दादी माँ ने घर के आंगन में पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ हमारा मिलना जुलना भी कम होने लगा। कुछ दिनों तक वह मुझे सवेरे जगाकर स्कूल जाने के लिए तैयार करती रही। जब मैं घर लौटता तब वह पूछती कि आज गुरुजी ने क्या सिखाया है। मैं उन्हें अंग्रेजी शब्द बताता और पश्चिमी विज्ञान तथा शिक्षा की बातें, जैसे आकर्षण के सिद्धांत, आर्किमिडीज का नियम, दुनिया गोल है वगैरह वगैरह ये बातें मैं समझाता। लेकिन यह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसमें वह मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ये बातें उन्हें बेकार लगती थी और उन्हें दुख होता था कि यहाँ भगवान और धर्म के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया जाता। एक दिन मैंने उन्हें यह बताया कि हमें संगीत सिखाया जाने लगा है। इससे वह बड़ी परेशान हुई। उनकी दृष्टि में संगीत का मतलब भोग विलास था। वह वेश्याओं और भिखारियों के लिए ही था और सब भी लोग इससे दूर रहते थे। इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया था। जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तब मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। अब हमारा संबंध एकदम समाप्त हो गया। दादी माँ ने चुपचाप यह अलगाव स्वीकार कर लिया। अब वह हर वक्त चरखा चलाती रहती और किसी से भी बात नहीं करती थी। सवेरे से शाम तक वह सूत काटती रहती और भजन गाती रहती थी। सिर्फ शाम के वक्त वह थोड़ी देर के लिए उठती और चिड़ियों को खाना खिलाती। वरांडे में आराम से बैठी वह रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती, उन्हें चिड़ियाओं को डालती रहती और चिड़ियाओं का झुंड उनके इधर उधर चू चू करता, खाता और उड़ता रहता। कई चिड़ियाएं उनके कंधों पर, हाथ और पैरों पर और सिर पर भी बैठकर खाती और चोंच मारती, लेकिन वह उन्हें उड़ाती नहीं थी बल्कि मुस्कुराकर रह जाती थी। उनके लिए दिन का सबसे सुखी समय यही आधा घंटा होता था। जब मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगा तब मैंने सोचा कि दादी माँ इससे बहुत दुखी होंगी। मुझे 5 साल बाहर रहना था और इस बीच पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन दादी माँ ज्यों की त्यों रहीं। उन्होंने कोई भी दुख प्रकट नहीं किया। वे स्टेशन मुझे छोड़ने भी आईं और धीरे धीरे प्रार्थना करती रहीं। उनके हाथ में माला थी जिसे वह चुपचाप जपती रहीं। उन्होंने मेरा माथा चूमा और जब मैं चलने लगा तब मुझे लगा कि उनका यह चुंबन मेरे लिए कितना कीमती है। लेकिन मैंने जो सोचा था वह नहीं हुआ। 5 साल के बाद जब मैं वापस लौटा तब वह मुझे स्टेशन लेने आई। वह उतनी ही बूढ़ी लग रही थी जितनी मेरे जाने वाले दिन थी, उससे एक भी दिन ज्यादा नहीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी प्रार्थना मेरे कानों में पड़ रही थी। लौटने के बाद पहले दिन मैंने यह देखा कि वह उसी तरह चिड़ियों को खाना खिलाती और उनसे हल्की फुल्की बातें करती और खुश रहती। शाम को उनमें एक परिवर्तन दिखाई दिया। आज उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने अपने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक ढोलक ली और उसे बजा बजा कर जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। कई घंटे वह इस पुरानी ढोलक पर गाती बजाती रहीं, मानो वो योद्धाओं की घर वापसी के लिए गीत गाती रहीं। हमें उन्हें समझाकर रोकना पड़ा कि इससे उनका तनाव बढ़ेगा। मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने हमेशा की तरह प्रार्थना नहीं की। दूसरे दिन सवेरे उन्हें बुखार चढ़ गया। डॉक्टर बुलाया गया तो उसने देखकर कहा, कोई खास बात नहीं है, बुखार उतर जाएगा। लेकिन दादी माँ ने कुछ और ही समझा। कहने लगी कि उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने कहा कि कई घंटों से उन्होंने प्रार्थना नहीं की, इसलिए अब वह किसी से बात नहीं करेंगी बल्कि सारा समय प्रार्थना में बिताएंगी। हमने इसका विरोध किया, लेकिन हमारी बातों को नजरअंदाज करके
वह शांतिपूर्वक खाट पर लेटी चुपचाप माला फेरती प्रार्थना करती रही। हमारी उम्मीद से पहले उनके होठ अचानक बंद हो गए, माला हाथ से गिर पड़ी और आंखें बंद हो गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया और हम समझ गए कि अब वह नहीं रही। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया, जैसा कि प्रथा है, धरती पर रख दिया और उनके शरीर पर कपड़ा डाल दिया। कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हम उनके दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। शाम हुई तो हम लकड़ी की निशानी उनके कमरे में लेकर गए। सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी वरांडे तक फैली हुई थी। हमने देखा कि पूरे वरांडे में और कमरे में जहां उनका शव रखा था, हजारों चिड़ियां चारों तरफ बैठी थीं और वे सब एकदम चुप थीं। मेरी माँ उनके लिए रोटियां लेकर आई। जिस तरह दादी माँ उनके टुकड़े टुकड़े करके उनके सामने डालती थी, उसी तरह वह भी करने लगी, लेकिन चिड़ियाओं ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। जब हम दादी माँ की अर्थी उठाकर बाहर लाए, तब वे चुपचाप उड़ गईं। दूसरे दिन सवेरे झाड़ू लगाने वाले ने रोटी के टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया।